Hello my dear students, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम आपका जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यानी कि BEGLA 137 जो पेपर कोड है उसके यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस मैंने यूनिट 1, 2 एंड 3 जो है उसको कवर ऑलरेडी किया हुआ है। ये सारे जो यूनिट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में जो भी आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं उन सबको आप इन यूनिट्स के हेल्प से ही कर पाओगे। ओके गाइस, सो यूनिट नंबर 5 को हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो आपका नाम है यूनिट नंबर 5 का वो क्या है, साउंड पैटर्न्स, है ना। तो साउंड पैटर्न्स में आपका रिदम होता है, राइम, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखो जो आपके यूनिट का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि लिटरेचर इज अ स्पेशल वे ऑफ शोइंग ह्यूमन थॉट, फीलिंग एंड ड्रीम यूजिंग ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको लिटरेचर के बारे में बता रखा है कि लिटरेचर आखिर क्या है। तो आप बता देंगे कि जो लिटरेचर है वो क्या होती है। जो भी हमारे ह्यूमन थॉट्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, इन सबको जब हम अपना डिस्क्राइब करते हैं, है ना, इन सबको जब हम शो करते हैं तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लिटरेचर के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एवरीडे की जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना देते हैं बाय यूजिंग स्पेशल लैंग्वेज ट्रिक कॉल लिटरेरी डिवाइसेस। तो जब हम एक एवरीडे वाली जो चीज़ है ना, एवरीडे वाली जो चीज़ है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और उसको लिखने में हम ऐसा बना दें कि वो इंटरेस्टिंग लगे और अमेजिंग लगे, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं ऐसे जिनका वो यूज़ करते हैं। ये ट्रिक्स होती हैं। व्हेन राइटर्स यूज दिस डिवाइसेस अगेन एंड अगेन इन अ केयरफुल वे इट बिकम्स देयर ओन स्टाइल। तो उनका एक अपना स्टाइल भी वो डेवलप कर लेते हैं जब वो बार बार इन्हीं डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ये जो स्टाइल होता है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो रीडर का जो माइंड है उसके अंदर उस अलग अलग इमेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। रिदम की बात करें तो रिदम का मतलब क्या होता है, अ रिपीटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट और साउंड। साउंड का एक रिपीट जो पैटर्न चलता रहता है, साउंड का जो मूवमेंट चलता रहता है उसे हम रिदम कहते हैं। और इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो रिदम यूजली स्ट्रेस टाइम विच मीन्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि मैं कोई भी सेंटेंस रीड कर रही हूँ ना, तो उस सेंटेंस में मैं कुछ पार्ट्स में क्या करूँगी, उसको स्ट्रेस दूंगी, उस पर मतलब जोर देके उसको पढ़ूंगी। जैसे कि अ चेंज ऑफ एयर, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। तो यहाँ पे जो आपके वर्ड्स हैं चेंज, एयर, ये सारे जो हैं इन पे स्ट्रेस दिया गया है, एक गैप है एंड दे कम एट रेगुलर गैप्स, ठीक है। अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। सो यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न है ऑफ वन अनस्टेंड सिलेबल फॉलोड बाय वन स्टेड सिलेबल इज कॉल्ड इम्बिक पैटर्न। तो हम क्या देख रहे हैं कि आ पे स्ट्रेस नहीं है, चेंज पे स्ट्रेस है, ऑफ पे नहीं है, एयर पे है, वुड पे नहीं है, डू पे होगा, यू पे नहीं होगा, गुड पे होगा। अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे इन वर्ड्स पे स्ट्रेस देंगे। और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलो कर रहा है स्ट्रेस्ड वाले को, तो ये आपका क्या हो जाता है, इनिम्बिक मीटर। ये इंग्लिश पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक चीज़ हम देखते हैं। जैसे कि इफ़ अ लाइन हैज़ 4 स्ट्रेस बीट्स वी से इट हैज़ 4 फीट। तो देखो पता है क्या सिस्टम है, जब भी पोइट्री लिखी जाती है तो हमें पोइट्री के अंदर ही ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। पोइट्री के अंदर हमें अलग अलग टाइप के जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, राइमिंग पैटर्न्स होते हैं, वो सब हम उसमें देख पाते हैं। तो जब हमें ऐसा वाला देखने के लिए मिलता है ना तो उसको हम कहते हैं इनेमिक मीटर। एक और आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कॉलरिज की पोयम है, अ ब्राइड ग्रूम्स डोर आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेस्ट हियर दी मैरी डिन। यहाँ पे भी हमें इनिम्बिक मीटर और एक म्यूजिकल रिदम देखने के लिए मिलेगी। ये जो रिदम होती है ये ब्यूटी ऐड करती है पोयम के अंदर, उसकी जो फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। तो गाइज इसको आप लोग समझ लो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, देखो क्या था आपका, साउंड पैटर्न्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साउंड पैटर्न में सबसे पहले हमने रिदम को समझना है कि रिदम क्या होती है। जब हम एक पैटर्न देखते हैं, स्ट्रेस जो जब हम वर्ड्स को देखते हैं और अनस्ट्रेस जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको जब हम समझते हैं ना तो वो आपका रिदम कहलाता है।
अब हम यहाँ पे राइम को समझेंगे। राइम क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स आपने सुने होंगे, है ना? तो उसी तरीके जैसे कैप, मैप, लैप, टैप, ऐसे। राइम इज व्हेन टू और मोर लाइन्स इन अ पोयम एंड विद वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड। तो किसी भी पोयम की जब दो या दो से जो ज़्यादा लाइन्स होती है ना, वो क्या करती हैं? राइम करते हैं। लास्ट जो एंडिंग साउंड होती है ना, वो राइम करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू लाइन्स एंड विद द वर्ड स्टिल एंड विल, दे राइम बिकॉज द लास्ट वॉवल साउंड। देखो बहुत ही सिंपल है ये तो, शायद इधर एग्जाम्पल भी होगा। हाँ ये रहा। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, द मैरिनर हैथ हिज विल। जब हमें लास्ट जो वर्ड होते हैं ना, लास्ट वर्ड में हमें सेम साउंड देखने के लिए मिलती है, तो हमें राइम का पता चल जाता है। तो देखो, राइम इज ऑफन यूज एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएम्स फॉर दीज रीजन्स। क्यों हम इनका यूज करते हैं राइम्स का? एक तो ये रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, ये बताता है लाइन कहाँ पे एंड हो रही हैं, और ये लाइन्स को एक साथ लाने में जो पोएम को बस कंप्लीट फील करवाते हैं। एक तरीके का हम कह सकते हैं कि पोएम का ये श्रृंगार होता है, जैसे हमारे हिंदी में होता है ना, वैसे ही। तो पोइट्स ऑफन यूज राइम इन अ सेट पैटर्न कॉल्ड राइम स्कीम। तो ये राइम ऐसे ही नहीं होता कि वो कैसे भी यूज कर लेंगे, राइम स्कीम्स होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लाइन 1 और 4 राइम करता है एंड 2 एंड 3 राइम करता है, तो वो हमारा जो स्कीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी बी ए। देखो जैसे कि ये मेरी लाइन 1 है, लाइन 1 यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे मेरा वर्ड है विल पे, ये एंड हो रहा है, ठीक है। फिर 2 और 3 नहीं है, फोर्थ वाला मेरा एंड हो रहा है स्टिल पे, और ये वाला हो रहा है लैप पे, और ये वाला हो रहा है टैप पे। तो देखो विल ए हो जाएगा, ठीक है। लैप क्या हो जाएगा? बी। अब क्योंकि लैप टैप से हो रहा है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये विल स्टिल से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी? ए बी बी ए बन जाएगी। ऐसे ही अगर लाइन 1 2 से करता है, 3 4 से करता है, तो ए ए बी बी हो जाएगा। कैसे? जैसे कि लाइन 1 है हमारा पेट, लाइन 1 पे, ठीक है। फिर सेकंड लाइन पे एंड हो रही है नेट से, थर्ड लाइन एंड हो रही है बॉल से, फोर्थ लाइन एंड हो रही है टॉल से। तो ऊपर ऊपर वाले दोनों सेम है, तो ये ए हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? बॉल और टॉल आपके बी बी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप राइम स्कीम को समझते हो। अगर आपको राइम स्कीम नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना, जब मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊंगी तो वहां पे मैं उसको और ज़्यादा आपको बता दूंगी। वैसे तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो गाइज देखो, ये वाला जो आपको कॉलरिज की पोएम का दिया हुआ है ना, उसमें लाइन 2 स्टिल एंड विल जो है वो राइम कर रहा है, 2 एंड 4 राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएम जो होती है ना, वो याद करना आसान होता है, पोएम थोड़ी सी इंजॉयबल लगती है, और हमें नर्सरी राइम्स जो है कॉमनली यूज्ड, उनमें हमें ये सब देखने के लिए मिलती है राइम स्कीम। ज़्यादातर राइम में आपको राइम स्कीम देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। वो राइम होती है, पोएम्स में राइमिंग होता ही है। तो ये आपके दो चीज़ हमने समझ लिया। शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, देखो कभी कभी है कि रिदम क्या है और आपका राइम क्या होता है। और अब हम यहाँ पे समझेंगे एजोनेंस को। तो एजोनेंस क्या है? जब वॉवल साउंड्स होती है ना नियर बाय वर्ड्स की, वो सेम हो या सिमिलर हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूजिकल क्वालिटी आती है पोइट्री के अंदर। जैसे कि एंड द मे मंथ फ्लैप इट्स ग्लैड, ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स, फ्लैप्स ग्लैड, और यहाँ पे ग्रीन लीव्स। तो ये साउंड देखो, ए साउंड पे फ्लैप, ग्लैड, ए साउंड आ रही है ना, और यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, ग्रीन लीव्स। तो हम क्या देख रहे हैं? एजोनेंस का मतलब क्या है? एजोनेंस का मतलब ये है कि साउंड जो है नियर बाय सिमिलर होगी, पूरी सिमिलर नहीं होगी, ठीक है, नियर बाय सिमिलर होगी, चाहे वो राइम ना भी करे बट सिमिलर होती है नियर बाय। तो ये आपका एजोनेंस होता है। देन हम समझेंगे ओनोमेटोपिया। सो गाइज, ओनोमेटोपिया आपका जब होता है व्हेन अ वर्ड साउंड्स लाइक नॉइस इज डिस्क्राइब। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ डक, डक जो है वो क्वैक क्वैक करती है ना भाई। क्रो जो है वो काऊ काऊ करता है, जो भी इंग्लिश में करता होगा, हिंदी का मुझे पता है। तो देखो काऊ करती है, मुंह काऊ की साउंड होती है। तो ओनोमेटोपिया जब होता है जब वर्ड्स का जो साउंड है वो उसकी नॉइस को डिस्क्राइब करो। लाइक अ कुकू, अ बर्ड दैट मेक्स दैट साउंड, कुकू की साउंड करती है वो। चिर्प और ट्विटर हमारे बर्ड्स करते हैं। स्विश, साउंड ऑफ अ न्यूज़पेपर स्लाइडिंग अंडर अ डोर। तो ये जो स्विश है, स्विश इज ओनोमेटोपिया, है ना। तो दीज वर्ड्स हेल्प रीडर्स हियर द साउंड बीइंग डिस्क्राइब, मेकिंग राइटिंग मोर लाइवली एंड रियलिस्टिक। तो ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो जब कोई रीड कर रहा होता है ना, तो वो उस पर जोर दे के पढ़ता है, ठीक है। तो वो उसको वैसा का वैसा ही जब पढ़ेगा
तो क्या रहेगा कि वो अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगा, जो लोग सुन रहे होंगे ना उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आता है. सो द राइटर हियर्स बर्ड्स चिर्पिंग इन द मॉर्निंग एंड द स्विश ऑफ द न्यूज़पेपर, दी साउंड सिग्नल इट्स टाइम टू गेट अप. तो देखा आपने कि मैंने स्विश को कैसे पढ़ा. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रियल जो साउंड है, जो रियल जो नॉइस है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो सच साउंड्स आर पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन. सो आई होप कि आपको यूनिट नंबर 5 अच्छे समझ में आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 को कवर करूंगी. सारे यूनिट्स को ध्यान से जल्दी जल्दी देख लो. मैं एकदम शॉर्ट एंड ईजी वे में इसलिए करवा रही हूँ ताकि एग्जाम की जो आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है ना वो हो सके. अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक पेपर ऐसा नहीं होता कि हम उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके करवा दें और वो आ जाए. कुछ हर एक पेपर को करने के लिए ना एक अलग अप्रोच लगती है. किसी में हमें यूनिट्स करनी पड़ेंगी, किसी में हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, किसी में हमें एमसीक्यूज करने पड़ेंगे. तो हर पेपर के लिए एक अलग अप्रोच होती है, तो उसको आपको समझना है. मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक मैराथन सेशन करवा दूं और ऐसा लिख दूं उसके अंदर कि भाई जो मैं बता रही हूँ वही आएगा, बिकॉज ये एक डिफरेंट टाइप का पेपर है आपका. ठीक है गाइज. बाकी जो आपके दूसरे होते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, उनके अंदर मैं ऐसा कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप चैनल्स के, आप उनको ज्वाइन कर लो. जो फ्री पीडीएफ लिंक होते हैं वो भी आपको वहां पर ही मिलेंगे. ओके.